क्या बाबर आजम चैंपियन ट्रॉफी में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा रिस्क लेगा उन्हें ओपनिंग खिलाने का? और साथ में पाकिस्तान के नंबर 7 पे बैटिंग करने के लिए कौन सबसे बेहतरीन ऑप्शन है? ये वो दो सवाल हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अभी तक रोका हुआ है कि पाकिस्तान अपनी जो स्क्वाड है चैंपियन ट्रॉफी का वो अनाउंस नहीं कर पा रहा। 7 टीम्स ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन सिर्फ होस्ट नेशन पाकिस्तान रह गया है जो अभी तक अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं कर सका। साइम अयूब की इंजरी ने सारे मामलात को उलझा दिया है। अगर साइम अयूब इंजर्ड ना होते तो एक ज़बरदस्त हमारे सामने स्क्वाड आ जाता, लेकिन साइम अयूब के इंजर्ड होने के बाद फ़खर जमान के अलावा पाकिस्तान के सामने कोई भी ऐसा ओपनर नहीं है जिसे वो सिलेक्ट करना चाह रहे हों। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम के साथ पाकिस्तान जा सकता है ओपनिंग करवाने के लिए, लेकिन अगर बाबर आजम ओपनिंग करते हैं तो यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा रिलाई करता है बाबर पे और रिजवान पे। यहाँ पे अगर बाबर आजम ओपनर आते हैं और विकेट गंवा जाते हैं तो पाकिस्तान की टीम क्या वापस संभल पाएगी, ये कहना मुश्किल है। और मेरे ख्याल में कि बाबर आजम ने बेशक अब्दुल्ला शफीक पिछली पूरी सीरीज में फ्लॉप हुए, शुरू में आकर बैटिंग करते रहे, नई बॉल से बाबर आजम ने बहुत बार बैटिंग की और टी20 में ओपनिंग भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद टी20 एक शॉर्ट फॉर्मेट है और बाबर आजम की जिस तरह की गेम है वो लेकर चलते हैं, लंबा खेलना पसंद करते हैं। तो क्या पाकिस्तान ये रिस्क लेना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे पाकिस्तान को इमाम को बुला लेना चाहिए, स्क्वाड में शामिल कर लेना चाहिए। इमाम के आने से बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। इमाम बहुत बेहतर ऑप्शन है पाकिस्तान के पास फ़खर जमान के साथ। खास करके पाकिस्तान की पिचेस पे इमाम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इमाम के साथ जाना चाहिए और बाबर आजम को वन डाउन ही खेलना चाहिए। कभी भी इतना बड़ा रिस्क इतने बड़े इवेंट में लेना खतरे से खाली नहीं होगा। तो आप भी इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे ख्याल में पाकिस्तान को जाना चाहिए इमाम और फ़खर के साथ ओपनिंग पे। अब ये तो बात होगी ये दो ओपनर्स की, तीसरा ओपनर पाकिस्तान को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। वैसे होना तो आपके पास तीसरा ऑप्शन चाहिए, लाजमी बात है, लेकिन अब तीसरे ऑप्शन के लिए पाकिस्तान किसकी तरफ जाए? शान मसूद की तरफ या अब्दुल्ला शफीक की तरफ? अब्दुल्ला शफीक की रिसेंट फॉर्म हमने देख ली है और कभी भी मेरे ख्याल में हम नहीं कह सकते कि अब्दुल्ला शफीक हो। और दूसरी तरफ हमारे शान मसूद साहब, उनकी जो परफॉर्मेंसेज है ओडीआई में बहुत बुरा रिकॉर्ड है। 9 ओडीआई में तकरीबन 163 रन हैं 18 की एवरेज के साथ, और 2023 में आखिरी मरतबा वो ओडीआई खेले थे। तो क्या अब पाकिस्तान शान मसूद के साथ जाएगा? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उनमें ज़्यादा नाम शान मसूद का भी आ रहा है। तो देखते हैं पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है, लेकिन फ़िलहाल यही फ़ैसला होना चाहिए, इमाम उल हक और फ़खर ओपनर, जबकि बाबर आजम वन डाउन। अब आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 की ऐसी एक पोजीशन है जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ओडीआई में। मतलब शुरू में टीम रन स्लो भी करती हैं, विकेट्स भी गिर जाती हैं। नंबर 7 एक ऐसी पोजीशन है, वहां पे एक ऐसा बैट्समैन आप हर टीम को चाहिए होता है जो मौके पे रन तेज भी बना सकता हो और अगर विकेट्स गिर जाएं तो स्लो खेलना भी जानता हो। और सबसे पहले पाकिस्तान का जो आसिफ अली जैसा बेहतरीन हिटर इसलिए बाहर हो गया कि वो रोक के नहीं खेल सकता था। अगर आसिफ अली थोड़ा बहुत इंप्रूव कर जाता, रोक के खेलना उसे आता होता, तो आसिफ अली जैसा बेहतरीन 7 नंबर का बैट्समैन नहीं था। लेकिन उसके बाद हमने इफ्तिखार को लाया। इफ्तिखार का तो भाई हमने देखा है कि फुल टॉस बॉल पे कैच दे के चला जाता है और बिल्कुल नॉन सीरियस किस्म का एक बंदा है, जिसने मतलब डोमेस्टिक के मैचेस में क्या करता है, मतलब एक सीरियसनेस है ही नहीं, तो उसका तो नाम लेना ही फजूल है। उसके बाद पाकिस्तान ने रखा नियाजी को। नियाजी को चांसेस मिले काफ़ी ज़्यादा, नियाजी को परफॉर्म करना चाहिए था। रिसेंटली अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी नियाजी के पास पूरा मौका था कि वो अपने आप को साबित करे, और उससे पहले जिम्बाब्वे में, ऑस्ट्रेलिया में, तो नियाजी ने अपने आप को जो है वो साबित नहीं कर सका, उसे चांसेस काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। तो नियाजी को मेरे ख्याल में वापस अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और तभी आ सकता है। तो नंबर 7 पे इस टाइम जो सबसे मजबूत उम्मीदवार है पाकिस्तान के लिए वो है खुशदिल शाह। खुशदिल शाह जिस तरह से टीम से निकला था, हम सब जानते हैं कि किस तरह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, नारे लगाए जा रहे थे खुशदिल शाह के बारे में, उन्हें बदतरीन किस्म की जो है वो ट्रोलिंग का सामना था। और अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खुशदिल शाह ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेज दी हैं, तो वो परफॉर्मेंसेज देखकर सबकी आंखें खुल गई हैं, ना सिर्फ बैटिंग से बल्कि बॉलिंग से भी। और हमने देखा है मोहम्मद रिजवान
खुशदिल शाह को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते रहे हैं मुल्तान सुल्तान में। वो उनसे बैटिंग में भी ठीक ठाक काम लेते हैं और बॉलिंग में भी खुशदिल शाह का भरपूर इस्तेमाल करते हैं मोहम्मद रिजवान। तो खुशदिल शाह रिजवान कैप्टन बन गया है, जाहिर सी बात है, तो खुशदिल शाह सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं 7वें नंबर के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास साइम अयूब भी नहीं है, तो बॉलिंग में थोड़ी बहुत सपोर्ट चाहिए होगी। जाहिर सी बात है एक एक्स्ट्रा बॉलर आपके पास आ जाता है, तो खुशदिल शाह इसलिए भी मजबूत उम्मीदवार है। और दूसरा हम अगर देखें तो खुशदिल शाह को जो ट्रोलिंग का सामना था वो T20 में था। T20 में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। ओडीआई वो ज़्यादा खेले नहीं है, और जो खेले हैं वो इतनी बुरी नहीं है। जितना बुरा रिकॉर्ड उनका T20 का है, ओडीआई का इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं है। तो अब मेरे ख्याल में खुशदिल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए कि वो वापस आए। हालांकि खुशदिल ने जिस तरह से उसे चांसेस मिल रहे थे, बहुत चांसेस मिले, वो फेल हुआ, लेकिन अब दोबारा से परफॉर्मेंस दी है तो खुशदिल को आ जाना चाहिए। अब देखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी क्या फैसला करती है। वो इंतजार कर रहे हैं कि साइम अयूब की जो रिपोर्ट्स हैं वो आ जाएं, उसके बाद हम स्क्वाड अनाउंस करें। और रिपोर्ट्स भी मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन में आ जाएंगी साइम अयूब की, और उसके बाद पाकिस्तान अपना स्क्वाड अनाउंस कर देगा। बाकी इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्या पाकिस्तान बाबर आजम के साथ जाए, खुशदिल को लेकर जाए या नहीं जाए? आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हमारा ये चैनल थोड़ा सा ग्रो कर सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।